Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Today we are going to study Class 10 Chapter 1 of Resources and Development Lesson 2. If you haven't seen Lesson 1, I'll link it in the description below. If you're excited for this video, please give this video a big thumbs up and I'll also link the link of the slide in the description below. So let's get this video started without any further ado. Development of resources. Resources have been used by human beings indiscriminately and this had led to the following major problems. यानी जो हम ह्यूमन बींग्स हैं वो रिसोर्सेज को बिना रोक टोक के यूज़ कर रहे हैं जिससे कई प्रॉब्लम्स आई हैं जैसे डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सैटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स यानी कुछ लोगों के लालच को शांत करने के लिए हम अपने रिसोर्सेज को कम कर रहे हैं यानी जिसके पास पैसा है मानिए तो ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है और जिसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं. Second, accumulation of resources in a few hands, which in turn divided the society into two segments, i.e. rich and poor. यानी कई रिसोर्सेज हैं वो कई सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा हो गए हैं जो पैसे वाले हैं उनके हाथों में. इसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वो दो सेगमेंट्स में यानी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, रिच और पुअर. थर्ड, इट हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस यानी ग्लोबल में जो भी इकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है. जैसे ग्लोबल वार्मिंग, हमें पता है जब धरती का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ओजोन लेयर डिप्लीशन यानी जब हमारी जो अर्थ है उसके बाहर एक ओजोन लेयर होती है जो सन की हार्मफुल रेज जैसे यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है जिससे कैंसर भी कॉज हो सकता है, वो भी डिप्लीट हो रही है यानी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है. इन्वायरमेंटल पोल्यूशन यानी इन्वायरमेंट में पोल्यूशन हो रहा है. एंड लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की क्वालिटी खराब हो रही है. Resource planning is essential for sustainable existence of all forms of life. यानी resource planning ज़रूरी क्यों है? ताकि सारी forms of life आराम से रह सके बिना किसी प्रॉब्लम के. अब देखते हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है. It means development should take place without damaging the environment and development in present should not compromise with the needs of future generations. यानी आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो डेवलपमेंट से इन्वायरमेंट डैमेज नहीं होना चाहिए और जो फ्यूचर जनरेशंस की नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. तो आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है और रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी होती है हम ये पढ़ेंगे. हम उसके आगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया भी पढ़ेंगे. तो इन इंडिया देयर आर सम रीजन्स व्हिच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन द टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स and there are some regions which have acute shortage of some vital resources. This calls for balanced resource planning at national, state, regional and local levels. यानी इंडिया के जो कई रीजन्स हैं उन्हें तो सेल्फ सफिशिएंट माना जाता है यानी उनमें जो मेजर रिसोर्सेज है वो हैं, मगर कई रीजन्स ऐसे हैं जिसमें जो वाइटल रिसोर्स है यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उनकी भी शॉर्टेज है. तो इसीलिए हमें बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग ज़रूरी है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो या लोकल लेवल पे हो. तो अब देखते हैं रीजनल प्लानिंग रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स यानी ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और हम इसे थोड़ा सा हल्के में देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में है नहीं. तो फर्स्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्स अक्रॉस द रीजन्स ऑफ द कंट्री. यानी क्या होता है, आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं कि कितनी क्वांटिटी है कितनी क्वालिटी है उसकी जो भी रिसोर्स है पूरी कंट्री में एस्टिमेशन से. तो आगे बढ़ते हैं. सेकेंड स्टेप है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, skill, and institutional setup for implementing resource development plans. यानी अगर हमें एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी होगी उसमें, उसके लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी करना पड़ेगा ताकि हम डेवलपमेंट प्लान्स बना सके उस पर्टिकुलर रिसोर्स का. थर्ड पॉइंट मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स. यानी हम जो रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स लोकल लेवल पे बना रहे हैं या स्टेट लेवल पे या रीजनल लेवल पे बना रहे हैं उसको हम ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान से कंपेयर करेंगे, मैच करेंगे. अब आगे देखते हैं रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. यानी कि रिसोर्सेज तभी डेवलपमेंट कर सकते हैं जब उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो और इंस्टीट्यूशंस भी हो. India
has made concerted effect towards achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए ताकि वो गोल्स को अचीव कर सके। किसके गोल्स? कि जो रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। और उसने ये रिसोर्स प्लानिंग के गोल्स कब से स्टार्ट किए? फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग से, इंडिपेंडेंस के बाद। फर्स्ट आप बताओ कि 5 ईयर प्लानिंग किसने किस इंसान ने और कौन सी कंट्री में पहली बार लागू किया था? कमेंट में लिखो। And let's move forward. To overcome irrational consumption and overutilization of resources, resource conservation at various level is important. यानी अगर ताकि irrational consumption ना हो, यानी एक जगह ज़्यादा यूज़ हो रहा है रिसोर्स, एक जगह कम यूज़ हो रहा है और ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं हो रिसोर्स का, इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन भी ज़रूरी है. Now our next topic is land resource. Land is a natural resource of utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport, and communication systems. India has a land under a variety of relief features, namely mountains, plateaus, plains, and islands, as shown below. तो हमारा जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को सपोर्ट करता है। यानी इन सब चीज़ों के लिए लैंड एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया में जो लैंड है वो बहुत सारे रिलीफ फीचर्स के अंडर आता है। रिलीफ फीचर्स जैसे कि माउंटेन्स और अलग अलग टाइप्स की लैंड, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। ये ग्राफ दे रखा है, इसे आप खुद भी पढ़ सकते हो। इसमें 30% इंडिया में माउंटेन्स है, 27% प्लेट्यूज और 43% प्लेन्स है। तो आगे चलते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड रिसोर्सेज आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। अब यहाँ लैंड रिसोर्स है वो किस किस के लिए यूज होते हैं? फॉरेस्ट लैंड के लिए, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो किसके लिए यूज होता है? या तो बैरन या वेस्ट लैंड की तरह पढ़ा रहेगा। वेस्ट लैंड वो लैंड होता है, वैसे हम इन सब के बारे में आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। वेस्ट लैंड वो लैंड होता है जिसपे कल्टीवेशन के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा बाकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। फैलो लैंड्स इन सब, और नेट जोन एरिया। पहली बात तो नेट जोन एरिया वो एरिया होता है जिसपे हम यील्ड आता है, जिससे यानी हार्वेस्ट होता है जिससे। तो आगे बढ़ते हैं। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। The use of land is determined, पहला physical factors such as topography, climate, soil types. इसके बेसिस पर यूज ऑफ लैंड होता है कि क्लाइमेट कैसा है, सॉइल कैसा है, ब्लैक सॉइल है या एल्यूवियल सॉइल है। सेकेंड, ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन, डेंसिटी, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशंस। तो डिपेंड करता है, अगर एक जगह जैसे गंगा प्लेन्स है तो वहाँ ज़्यादा इजीली रिसोर्स मिलते हैं, तो वहाँ पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा होगी। बल्कि जो हिमालयाज है वहाँ ठंड पड़ती है, रिसोर्सेज भी नहीं है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो लैंड कैसा है उसके बेसिस पर पता चलता है कि लैंड का किस टाइप से यूज हो रहा है। द डाटा बिलो रिप्रेजेंट्स द लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। देखते हैं अब डाटा क्या दे रखा है। Wasteland is the land put to other non-agricultural uses which include rocky, arid and desert areas, roads, railways, industry, यानी जिससे नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस है, यानी सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, जैसे एरिड लैंड है, डेजर्ट्स है, रोड्स है, इंडस्ट्रीज है, इनमें एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट है। Continuous use of land over a long period of time without taking an appropriate measures to conserve and manage it had resulted in land degradation. यानी हम काफी लंबे टाइम तक उसे यूज कर रहे हैं, उसे टाइम नहीं दे रहे हैं कि वो वापस रिन्यू हो सके, उसे कंजर्व नहीं कर रहे हैं, तो लैंड डिग्रेड होता है, यानी लैंड की जो क्वालिटी है वो खराब होती है। अब ये ग्राफ देखा है वैसे एनसीईआरटी का ही है, पाई चार्ट दे रखा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। आप खुद पढ़ लीजिए, वीडियो स्टॉप कर लीजिए या मैंने नीचे स्लाइड्स दे रखी है उनसे पढ़ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स। तो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए? ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट को क्लियर करना। ओवर ग्रेजिंग, यानी एक पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा केटल्स आके सारी जितने भी घास वास है उस सबको ग्रेज कर देती हो, दैट इज ओवर ग्रेजिंग। माइनिंग, माइनिंग यानी जब हम रिसोर्सेज निकालते हैं, रॉक्स निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं जमीन के अंदर से, तो माइनिंग के मेथड से निकालते हैं। क्वेरिंग भी उसी का एक टाइप है। have contributed significantly to land degradation, इसकी वजह से land degradation हो रहा है। Mining sites leave deep scars and traces overburdening the land, यानी जो माइनिंग साइट्स है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े गड्ढे छोड़ देती है और उससे लैंड खराब होता है, उसकी क्वालिटी डिग्रेड होती है। In recent years, industrial effluents
as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of country. यानी जो इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस यानी जो इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा लैंड और वाटर पोल्यूशन कॉज कर रहा है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को। फर्स्ट आइदर वी कैन डू एफॉरेस्टेशन यानी जैसे डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट को हटाना होता है, ए फॉरेस्ट होता है, एफॉरेस्टेशन होता है प्लांट्स को लगाना ताकि वापस फॉरेस्ट लगे, एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। और ग्रेजिंग का भी प्रॉपर मैनेजमेंट हो कि कुछ टाइम यानी कुछ लिमिटेड ही ग्रेजिंग हो। सेकेंड, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेड्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स को ग्रो करो। थर्ड, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस। सैंड ड्यून्स क्या होता है, मिट्टी के टीलों को कहते हैं सैंड ड्यून्स। उस पर हम थॉर्नी बुशेस लगाएंगे तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, जो ह्यूमस रिच अपर टॉप सॉइल होगी वो नहीं उड़ेगी, तो लैंड डिग्रेड नहीं होगा। फोर्थ, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड यानी जो एरिड लैंड पड़ रहा है, डेजर्टेड लैंड पड़ा है, उसे हम यूज करें। फिफ्थ, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज यानी लिमिटेड माइनिंग एक्टिविटीज ही करें। सिक्स, प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट मतलब इंडस्ट्रियल के जो भी वेस्ट निकल रहा है उसे पहले ट्रीटमेंट के बाद ही डिस्चार्ज करना है, पहले नहीं करना। हाँ, एक फैक्ट है, अभी इंग्लिश वर्ड ने जंगली वर्ड को भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लिया, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो एक अच्छा था, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। सो अब देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। अब इससे क्या पता चलता है कि सॉइल रिन्यूएबल रिसोर्स है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। It is the medium of plant growth and supports different types of living organisms on earth. और वो अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसे सपोर्ट करता है। देखते हैं, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। यानी मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं सॉइल बनाने में, सिर्फ फ्यू सेंटीमीटर्स इन डेप्थ। Various forces of nature such as changing temperature, actions of running water, wind and glaciers यानी अलग अलग फोर्सेस, जैसे टेम्परेचर चेंज होता है तो क्या होता है, जैसे एक रॉक है, अगर वो पैरेंट रॉक कहते हैं जिससे सॉइल बनता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मतलब एक्सपैंड होगी, और टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो वो रॉक कंट्रैक्ट होगी। तो इस कॉन्टिन्यूस एक्सपैंडेशन और कंट्रैक्शन की वजह से क्रैक्स पैदा हो जाते हैं। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, और अगर उन क्रैक्स में वाटर रन कर जाए तो क्रैक्स और बड़े होते हैं और वो सेपरेट उसमें डिवाइड हो जाते हैं। फिर जो सेपरेट छोटी छोटी रॉक्स बनी है वो और छोटी में डिवाइड होती है। इस तरह ही सॉइल बनता है। विंड और ग्लेशियर्स भी एक एजेंट है सॉइल वेदरिंग का, एंड डिकम्पोजर्स का एक्शन भी। सेकेंड, पैरेंट रॉक और बेड रॉक। पैरेंट रॉक जैसे मैंने बताया जिससे सॉइल बनता है। क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड द फॉर्म ऑफ लाइफ आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। यानी किस टाइप का सॉइल बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो ये फैक्टर्स है इंपॉर्टेंट। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक प्लेस इन सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। यानी जो ऑर्गेनिक और केमिकल चेंजेस हो रहे हैं सॉइल में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। फोर्थ देखते हैं, सॉइल आल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक और ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। यानी सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों होते हैं। So that's all for the video. Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel. If you have any questions, either you can comment down below or Gmail me at haslebaba9928@gmail.com. I hope you like the video. Bye bye.